नमस्कार दोस्तों। तो आपका जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज के 61वां भाग में आपका फिर से स्वागत है। तो देखिए, आज हम फिर से जो है सबसे पहले 5 करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए। और उसके बाद जो है हम लोग एमसीक्यू पढ़ेंगे, जो कि आपका आगामी परीक्षा जो होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टिव क्वेश्चन है, वो मैं आपके लिए लाया हूँ। हालांकि अभी जो मैं प्रश्न ला रहा हूँ वो आप लोग को, बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें बहुत ज्यादा आसान लग रहा होगा। तो ये प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों जो रिपीटेड हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। और यह प्रश्न जो है जानना भी जरूरी है, क्योंकि अभी जितने भी परीक्षा हो रही है उसमें जो है हमारा एग्जाम में इन प्रश्नों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है अभी तक। तो इसलिए मैं इन प्रश्नों को ज्यादातर लाने का प्रयास कर रहा हूं और ला रहा हूं। ठीक है। तो अभी हमारा पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना जो है, जो अभी हाल में यह शुरू किया गया है, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, वो किस राज्य में शुरू किया गया है? तो देखिए दोस्तों, यह जो हमारा राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू किया गया है, यह हमारा हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? तो यह हमारा हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, ये जो आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, गोवा। तो गोवा जो है इसका निर्माण कब हुआ? आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो गोवा आप देख रहे हैं, इसका निर्माण जो है, कहने का मतलब गोवा जो है वो कब बना है? तो गोवा 1961 ईस्वी में जो है पुर्तगालियों से जो है वो आजाद हुआ था। तो कब गोवा आजाद हुआ था? 1961 ईस्वी में, 1961 में जो है गोवा जो है वो पुर्तगालियों के चंगुल से जो है वो आजाद हुआ था। अभी आप देख रहे हैं कि इन राज्यों में से तेलंगाना में अभी जस्ट जो है क्या हुआ, इलेक्शंस हुआ। और इसमें जो रेवंत रेड्डी हैं वह जो है वहां के मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि यह भी जो प्रश्न है दोस्तों, यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। फिर हमारा क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं, आप पहला प्रश्न देख रहे हैं कि जो राजीव गांधी स्वरोजगार योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ, हिमाचल प्रदेश में और भी कई चीज हुआ जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है। फिर जो है इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना भी शुरू किए हैं। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में भी शामिल किया है। तो यह हिमाचल प्रदेश के बारे में विशेष जानकारी हो गया। और गुजरात के बारे में तो आप लोग जो है भली भांति जानते हैं कि यहाँ सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है सबसे ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की गई है। और तेलंगाना के बारे में मैं आपको बताया, और गोवा के बारे में भी आपको मैंने बता दिया। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? तो देखिए दोस्तों, जो हमारा राष्ट्रीय किसान दिवस है वह कब मनाया गया? तो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 20 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो ये जो आप देख रहे हैं 20 दिसंबर, इस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। इस दिन क्या मनाया जाता है? 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। यह हमारा 20 दिसंबर हो गया। 21 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया जाता है। विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा हो गया कि विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाता है। और मैंने आप लोग को पिछली कक्षा में बता चुका हूं कि 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस भी मनाया जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन के बारे, जो आपका चारों ऑप्शन है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे मिस कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल में जो है कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का जो है ताज मिला है? तो देखिए किसे अभी हाल ही में मिला है। तो दोस्तों, जो आप यहाँ पे देख रही हैं आस्था रावल आप देख रहे हैं, तो ये आस्था रावल को ही जो है वो हाल ही में मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल जो है इसका अवार्ड जो है इन्हें ताज मिला है। तो मिस
ये आपका दो बार देखिए कॉन्टिनेंटल लिखा गया, एक को काट दीजिए। तो हाल ही में किसे कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का ताज मिला है? तो अभी हाल ही में मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का जो ताज है वो आस्था रावल को मिला है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रिजुल मैनी को क्या मिला है? देखिए इसमें जो भी हम लिखे हैं सबको कुछ ना कुछ मिला है। तो हमारा यहाँ जो रिजुल मैनी है इन्हें क्या मिला है? तो इन्हें मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब मिला है। यानी ये मिस भी हो गया और इंडिया भी हो गया। इंडिया, मिस इंडिया एंड यूएसए, मिस इंडिया भी हो गया और मिस इंडिया एंड यूएसए का खिताब इनको मिला है। तो मिस इंडिया यूएसए 2023, तो इन्हें जो है मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब मिला है रिजुल मैनी को। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, ये सॉरी, हमारा अगला जो ये है आपका ऑप्शन है उसके हिसाब से देखिए कि अब है कि परवीना अंजना को क्या खिताब मिला है? इन्हें भी जो है कोई ना कोई खिताब मिला हुआ है। इन्हें मिस इंटरनेशनल इंडिया मिला है। देखिए रिजुल मैनी को मिस इंडिया यूएसए 2023 का ताज मिला है, खिताब मिला है। और परवीना अंजना को जो है मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब मिला है। तो यही बनी है मिस इंडिया, जो है मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 परवीना अंजना बनी है। अब है सीनी शेट्टी क्या बनी है? तो ये जो आप सीनी शेट्टी देख रहे हैं दोस्तों, इन्हें फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब मिला था। क्या? फेमिना इंडिया 2022। अब जब फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब बता रहे हैं तो इसके साथ आप जान लीजिए कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का जो खिताब है वो खुशी पटेल को मिला था। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जो है खुशी पटेल को मिला था। तो आपको मैंने चारों प्रश्नों के मतलब प्रश्नों के चारों ऑप्शंस के बारे में आपको जानकारी दे दिया। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार मिशन इन्वेस्टिगेशन @75, ये जो आप देख रहे हैं मिशन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, @75, यह किस राज्य सरकार के द्वारा जो है वो चलाया गया है? तो देखिए ये जो मिशन ये आपका इन्वेस्टिगेशन @75 दिन जो है यह हमारा बिहार राज्य के द्वारा चलाया गया। और ये देखिए इसमें से भी ये आप जान लीजिए कि आप बिहार सर के बारे में कुछ विशेष जो अभी चलाया गया है उसके बारे में जान लीजिए कि बिहार सरकार ने हाल ही में जो है मिशन दक्ष भी लॉन्च किया था। और उसके बाद जो है अभी बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं वो रवि अभियान 2023 भी का भी शुभारंभ किए। और इसके अलावा बिहार के शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का भी दर्जा दिया जाएगा। और इसके अलावा जो है बिहार के उद्योग विभाग ने जो बेंगलोर शहर है, बेंगलुरु में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन भी किया है कि हमारे राज्य में आप लोग जो है ये इन्वेस्ट कीजिए। तो बेंगलुरु राज्य में जो है इन्वेस्टर्स समिट का भी आयोजन किया है। बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की भी घोषणा की है, न्यायिक सेवाओं में। ठीक है, तो कहने का कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि बिहार सरकार जो है अभी अपने राज्यों के लोगों के लिए स्वरोजगार की व्यवस्था करने जा रही है। और अभी हाल ही के दिनों में आप लोग देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा शिक्षकों की भर्तियां हो रही है और बहुत लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन ये अभी बात है कि इस तरह से जो अभी रोजगार सृजित किया जा रहा है बहुत सारे लोगों का जो है उम्र खत्म हो जाता है, तो इसे समय पर लाना चाहिए। अभी पंजाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है? ये हमारा योगी आदित्यनाथ जी हो गए। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के मुख्यमंत्री हमारा जो है श्री नीतीश कुमार जी हो गए। और उसके बाद पंजाब की बात करें तो पंजाब का कौन हो गए? तो पंजाब का हमारा जो है भगवंत मान हो गए। और अब जो है बात करें कि उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी जो है 2021 से जो है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों को ट्रैक्टर की तोहफा दी? तो देखिए एक ऐसा सरकार है, राज्य सरकार है जिन्होंने अपने राज्य के किसानों के लिए ट्रैक्टर की सौगात दी है। तो वो कौन सा जो है मुख्यमंत्री है? वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जी है, वही जो है किसानों के लिए ट्रैक्टर के तोहफा दिए। हमारा
और बिहार में तो आपको बता ही है कि बिहार में अभी क्या हुआ। अभी रोजगार के लिए बेंगलुरु में जो है आपका इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है, मिशन दक्ष लॉन्च किया गया है। इसके अलावा सिस्को को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा जो है ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण के न्यायिक सेवा में आरक्षण दिया जाएगा। तो ये सब चीजें जो है बिहार के लिए हो गया। पंजाब के लिए तो आप सीएम जानते ही है, भगवंत मान जो है वो टोला क्लिनिक जो है, मोहल्ला क्लिनिक जिसको कहते हैं, वो उसका निर्माण कराए हैं। स्कूलों को जो है अच्छा बना रहे हैं। ठीक है। और उत्तराखंड में जो है घूमने का बहुत अच्छा अच्छा स्थान है। तो कुल मिलाकर आपको मैंने सभी प्रश्नों के जो है 5 जो प्रश्न थे करंट अफेयर्स के, उनके ऑप्शंस के बारे में भी मैंने बताया आपको। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और हमारे हमारे वीडियो से आपको फायदा महसूस हो रहा है, तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि हम और बेहतर से बेहतर वीडियो ला सके। हमारा अगला प्रश्न देखिए, अब हम एमसीक्यू पे आ रहे हैं, जो कि परीक्षा से ही रिलेटेड है। परंतु ये अभी तक जो हो रहा था वो करंट अफेयर्स था, और अब जो है हमारा वो जनरल क्वेश्चंस है। तो क्या है कि मेघालय की प्रमुख फसल क्या है? तो देखिए, जो मेघालय की प्रमुख फसल होते हैं दोस्तों, वो आप बताइए क्या? सेब होता है, केला होता है, अनानास होता है, केसर होता है। तो देखिए, ये जो आप केसर देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा केसर कहाँ होता है? केसर जम्मू कश्मीर में होता है। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। सेब हमारा हिमाचल प्रदेश में होता है, और हाजीपुर में, बिहार के हाजीपुर में केला होता है। तो अनानास जो है, ये ऑप्शन ही हो जाएगा कि मेघालय में जो है वो अनानास वहां की प्रमुख फसल है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, जब आरबीआई बैंक को लोन देता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रेपो दर। और जब इधर का बैंक जो है आरबीआई के पास पैसा रखता है, जिस पर उसको ब्याज मिलता है, तो उसको कहते हैं रिवर्स रेपो दर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 नंबर हो गया। ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया? अब देखिए, इसमें प्रश्न यह भी आ सकता है कि उस क्रिकेटर का नाम बताइए, उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो सचिन तेंदुलकर जी हो जाएंगे। और इन्हें कब सम्मानित किया? तो 2014 में जो है भारत रत्न इनको दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा तीसरा नंबर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि तत्वों का जो दूसरा समूह होता है वह क्या कहलाता है? तो देखिए दोस्तों, जो तत्वों का पहला समूह है वह जो है हमारा क्षारीय धातु कहलाता है। लेकिन जो दूसरा समूह है दोस्तों, उसे हम लोग जो है अम्लीय मृदा धातु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि तत्वों का दूसरा समूह अम्लीय मृदा धातु कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से गुजरात के अहमदाबाद शहर को जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? यानी कहाँ जो है वो तापमान बहुत ज्यादा दिन में गर्म होता है, बहुत ज्यादा रात में ठंड होता है, इस कारण तापांतर बहुत ज्यादा होता है। तो जो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र है दोस्तों, वहां जो है तापांतर बहुत पाया जाता है, दैनिक तापांतर पाया जाता है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि मानसून प्रस्फोट से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, जो मानसून प्रस्फोट है दोस्तों, इसका मतलब है कि अकस्मात त्वरित झंझा के साथ केवल मूसलाधार वर्षा होना। ठीक है। यानी कि अकस्मात यानी अचानक से त्वरित, मतलब बिजली चमकने के साथ साथ केवल मूसलाधार बारिश होना ही जो है मानसून प्रस्फोट का तात्पर्य होता है। हमारा अगला प्रश्न है, यानी इस प्रश्न का उत्तर डी नंबर हो गया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखिए दोस्तों, जो जीव द्रव्य है उस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पुरकिंजे ने किए था। तो पुरकिंजे ही जो है सर्वप्रथम जीव द्रव्य का प्रयोग किए थे। तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? तो देखिए दोस्तों, जो बचत में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक योगदान करता है, वह हमारा जो है घरेलू क्षेत्र होता है, जो कि भारत में जो है एक क्षेत्र बचत में जो है, यह जो क्षेत्र है
वो बचत के दृष्टिकोण से सर्वाधिक योगदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का यह होता है अर्थ कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो है एक साथ अस्तित्व में होते हैं, यानी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होना ही जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? तो देखिए दोस्तों, जो हेक्सले है दोस्तों, उनका यह कथन है, ठीक है, कि जीव द्रव्य जीवन का जो है भौतिक आधार है, यह कथन हेक्सले का है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत जो है दोस्तों, वह जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ये नंबर ऑप्शन से उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है? तो देखिए दोस्तों, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की जो गति होती है दोस्तों, वह एक समान होती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो देखिए दोस्तों, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण जो है दोस्तों, वह संवहन कहलाता है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसे वाष्प में बदलने की क्रिया जो होती है, उसे वाष्पीकरण कहते हैं। ये नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? तो जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो देखिए दोस्तों, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है दोस्तों, वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी एयर कंडीशनिंग प्लांट की क्षमता को व्यक्त किसमें किया जाता है? तो देखिए, किसी एयर कंडीशनिंग प्लांट की क्षमता को व्यक्त जो है वो सीओपी में किया जाता है दोस्तों। तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी में बरेली विद्रोह का नेता कौन थे? तो देखिए, उस समय 1857 ईस्वी के बरेली विद्रोह के जो नेता थे वो खान बहादुर थे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सिपाहियों का औसत क्या था? तो उस समय जो है 6:1 था दोस्तों। उस समय जो है ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सिपाहियों का जो अनुपात था वह 6:1 था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग किस भूमिका में थे? तो देखिए दोस्तों, जो 1857 का विद्रोह था उसमें भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग जो है वो क्रांति में तटस्थ रहे थे, वो किसी ओर से नहीं थे। हमारा अगला प्रश्न है कि देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए दोस्तों, जो देव समाज के संस्थापक थे दोस्तों, वह शिव नारायण अग्निहोत्री थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो देखिए दोस्तों, आर्य समाज जो है वह धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि अहमदिया आंदोलन कहाँ हुआ था? तो देखिए दोस्तों, जो अहमदिया आंदोलन है दोस्तों, वह पंजाब में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो देखिए दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में जो है वो रेक्टिफायर की सहायता से बदला जाता है। तो डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा, तो आप हमारे चैनल को या और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले सीरीज में।